हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स ईयरली कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं को मतलब कि अच्छे से कवर कर रहे हैं डिटेल में, ठीक है। और आज हो सकता है कि जो हमारी राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो समाप्त हो जाएं, फिर अगली वाली वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं वो देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। हमने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। और इसके पहले की जो वीडियो है देखिए, उसमें आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस अभी जो वीडियो चल रही हैं इनसे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। आज की जो हमारी पहली खबर है वो देखिए कि जो हमारी बेंगलुरु है वो आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में आई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, जिससे ये मेट्रो शहरों के किनारे रहने वाले स्वतंत्र रूप से जो भी विचरण करने वाले जंगली तेंदुए हैं इनकी सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। मुझे लग रहा है जैसे ये वाला हमने कवर किया हुआ था, खैर अब खोल लिए हैं तो इसको कर लेंगे, दोबारा ही हो जाएगा। आगे देखिए कि होले मट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा किए गए 1 वर्ष लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉक्टर संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार जो बेंगलुरु है उसके आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में आपको 80 से 85 तेंदुए जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जो इसे एक दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है। जो मुंबई की ज्ञात आबादी, मुंबई में जो कितनी आबादी ज्ञात है 54, उनसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए कि जो जो बेंगलुरु है वहाँ पे है बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये ऑलरेडी हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछ रखा है, मैच द फॉलोइंग में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे तेंदुओं की संख्या लगातार आपको बढ़ती हुई ही दिखेगी और कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता और स्थानीय समुदायों के साथ कोऑपरेशन के कारण ही ये चीज़ें संभव हुई हैं, ठीक है। अगली खबर देखेंगे हम लोग, वो वाली खबर रिपीट हो गई थी, ठीक है। चलिए अभी की जो खबर है, यानी कि जहाँ तक हमने वीडियोस पिछले वाले में कवर कर रखा था उसमें हम लोग आ गए थे इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है। यहाँ पे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो को ऑफ किया था, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए खबर क्या है कि इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। तो देखिए क्या कुछ खास पॉइंट्स है इसमें कि जो इंदौर है, आप देखें पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लगातार 7 सालों से सबसे स्वच्छ शहर का ये रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो वहीं पे आपको बता रहे हैं कि इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसको स्थापित करना जा रहा है, जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत जो है वो डेवलप किया जाएगा। आगे देखिए ये परियोजना हरे कचरे के मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई है। और ये जो प्लांट है वो इंदौर नगर निगम, जिसे हम लोग आईएमसी कहते हैं, इनके लिए राजस्व उत्पन्न करेगा, साथ में कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के प्लेट्स जो है उनका उत्पादन करेगा। और ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसमें निजी भागीदारी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की होगी, ठीक है। आगे देखिए कि जो इंदौर है वो प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा उत्पन्न करता है, जो शरद ऋतु में 60 से 70 टन तक बढ़ गया है या बढ़ जाता है। और इंदौर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसको प्रति टन लकड़ी और शाखाओं की आपूर्ति कितने में हो रही है, तो 30,000 रॉयल्टी मिलने वाली है। आगे देखिए ये प्लांट लकड़ी के कचरे को लकड़ी के प्लेट्स में बदल देगा, जो कि कोयले का एक पर्यावरणीय अनुकूल विकल्प साबित होगा। प्रमुख संस्थान निश्चित शुल्क संरचना के तहत सीधे प्लांट को हरा कचरा भेजेंगे। आगे देखिए कि बड़े पेड़ जो हैं उनकी शाखाओं को सिटी फॉरेस्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाएगा। हरे कचरे को 3 से 4 महीनों तक सुखाया जाएगा, जिससे उनमें जो नमी की मात्रा है वो 90% तक कम हो जाए। और आधुनिक मशीनों को आधुनिक जो मशीनें हैं उनकी मदद से सूखा कचरा सूक्ष्म लकड़ी के चूरे यानी शॉर्ट्स में परिवर्तित किया जाएगा। और इस ये जो चूरा होगा उसको विभिन्न इको फ्रेंडली उत्पादों में फिर से दोबारा रीयूज़ किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगली जो खबर है वो क्या है कि एशिया के पहले वर्टिकल लेफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे किया गया है।
तो रामेश्वरम में, कहाँ पे, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल नाम क्या रखा गया है, पंबन ब्रिज। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किन के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब किया गया, तो 6 अप्रैल 2025 को। इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकेंगे कि तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए पहला वर्टिकल लेफ्ट, मतलब कि वर्टिकल लिफ्ट समुद्री जो पुल है जिसका नाम है पंबन ब्रिज, वो बनाया जा रहा है। कब, मतलब इसका उद्घाटन किया गया है 6 अप्रैल 2025 को। किन के द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कितना पैसा वैसा लग रहा है, बता रहे हैं कि 535 करोड़ रुपए की लागत से बना और 2.8 किलोमीटर लंबा ये जो मतलब पंबन पुल है, ये रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा। ठीक है, और रेलवे ने इस पुल पर अधिकतम जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है। हालांकि जो पुल है उस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन जो है वो चल सकेगी। आगे देखिए, 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला पुल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचे इस पुल का सेंटर स्पैन 5 मिनट में 17 मीटर तक उठ सकता है और यहाँ पे बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। जो पुराना पुल है वो कैंटिलीवर था जिसे लीवर से खोला जाता था और 14 लोगों की इसमें ज़रूरत होती थी। ठीक है, तब इतने सारे लोग उसको खोलने के लिए आते थे। अगली जो खबर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी जो है इसकी मान्यता मिली है। तो देखिए, जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर जो है ये रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। वेटलैंड सिटी नेटवर्क उन शहरों को मान्यता देता है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। आगे देखिए कि यह मान्यता भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने इंदौर और उदयपुर सहित वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान की है, जिससे मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की जो संख्या है अभी कितनी हो गई है, 74 हो गई है। ठीक है, आगे देखिए कि वर्तमान में चीन के पास 22 मान्यता प्राप्त शहरों के साथ वैश्विक सूची में ये टॉप पे है और जबकि फ्रांस जो है वो 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पे है। वेटलैंड सिटी प्रमाणन के बारे में यदि हम जानें तो ये क्या है, तो यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर अभिसमय के द्वारा 12 अनुबंध पक्षों के सम्मेलन यानी कॉप 2015 के दौरान स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है, तो उन शहरों को मान्यता देना जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए बहुत ही असाधारण जो है कदम उठाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो अभी हाल ही में भारत की 6 धरोहर मतलब यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुई हैं, उसके बारे में देखिए। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी यानी टेंटेटिव सूची में शामिल करने की घोषणा किया है और इससे देश में अस्थायी स्थलों की जो टोटल संख्या है वो कितनी हो गई है, 62 हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये जो है आंकड़ा ही पूछा जाता है। आगे देखिए कि शामिल किए गए 6 नए स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक का शिलालेख, ये सब ना मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो ध्यान से रखिएगा। एमपी का क्या है, सम्राट अशोक का शिलालेख। 64 योगिनी मंदिर और अगला क्या है, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले। ठीक है, महल और साथ में छत्तीसगढ़ में स्थित कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर शामिल है। ठीक है, तो इन सब के नाम जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग आगे देखें कि छत्तीसगढ़ की जो कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में, तो मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 इंपॉर्टेंट मानदंड, प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा है भूवैज्ञानिक विशेषता और जैव विविधता, इन्हीं के मानकों पर खरा उतरने के लिए जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। और ये उद्यान जो है चूना पत्थर, ना कि चूना पत्थर होना चाहिए था, इनकी गुफाओं, जलप्रपातों और समृद्ध वनस्पतियों का घर भी माना जाता है। हम देखेंगे कि ये जो उद्यान है इनमें 963 प्रकार की वनस्पतियां हैं, दुर्लभ ऑर्किड की 30 प्रजातियां हैं, 49 स्तनपायी, 210 पक्षी, 37 सरीसृप, 16 उभयचर, 57 प्रकार की मछलियां और 141 प्रकार की जो तितलियां हैं वो सारी प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। ठीक है, और इस उद्यान में 150 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये जो उद्यान है इसमें आपको 150 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मिलेगा, जो कि कांगोर नदी से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है,
आगे देखिए, मुदुमल मेगालिथिक मेन्हिर तेलंगाना की यदि हम बात करें तो ये स्थित पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। लौह काल से जुड़ी संरचनाएं संभवतः दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती थी, और यह स्थल भारत में प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट जो साक्ष्य है वो भी प्रदान करता है। वहीं अशोककालीन जो शिलालेख स्थल हैं यदि उनकी भी बात करें तो विभिन्न राज्यों का एक श्रेणीकृत नामांकन है, और इसमें उन विभिन्न स्थलों को शामिल किया गया है जहाँ पे सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ये अभिलेख चट्टानों, गुफाओं और स्तंभों पर उकेरे गए हैं। अगर हम लोग 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेन रूप से ये आपको एमपी में फैला हुआ मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए। और ये मंदिर जो है पहाड़ियों की चोटी पर बनाए गए हैं, सामान्यतः गोलाकार संरचनाएं हैं और इसमें पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां भी हैं, ठीक है। फिर आगे गुप्तकालीन जो मंदिर है उनके बारे में बता रहे हैं कि ये मंदिर गुप्त काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जो अपनी परिष्कृत डिजाइन और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। 4ठी से 6ठी शताब्दी, ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड में ही जो है कभी कभी गलतियां कर देते हैं। तो 4th से 6th सेंचुरी की बात हो रही है, इनके मध्य ये मंदिर जो है बनवाए गए थे, और ये मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है टूल है। आगे देखिए, बुंदेला राजवंश के जो महल और किले हैं यदि इनकी बात करें तो ये भी आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित दो जो बुंदेला राजवंश के महल हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, तभी तो यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में शामिल किया है, और ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपको राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ओरछा का जहांगीर महल, ध्यान से, कहाँ का, ओरछा का जहांगीर महल, और दतिया स्थित जो गोविंद महल है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थल में और 1 जो है मिश्रित स्थल श्रेणी में आपको शामिल मिलेगा। और अभी हाल ही में जो शामिल किया गया है 43वां, वो कौन सा है, तो अभी हमने उसी दिन बताया था कि असम का मोईदाम, क्या है, असम का मोईदाम जो है ये शामिल किया गया था। तो आपको पता है कि यूनेस्को की जो 46वीं बैठक है ना वो अपने भारत में नई दिल्ली में भरत मंडपम में हुई थी, और वहीं पे ये जो है 43वें स्थल के रूप में असम के मोईदाम को शामिल किया गया था। और ये है क्या, तो असम की जो टीला दफन प्रणाली है वो है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तो अभी हाल ही में भारत की जो पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई है, तो देख लेते हैं कब पब्लिक की गई है। तो 3 मार्च 2025 को, जो 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का एग्ज़ाम आगे इस बार इस साल जो है 27 को हुआ था, उसमें ये तिथि पूछी गई थी मैच करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 3 मार्च 2025 को मनाया गया, उस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की कौन सी बैठक की, तो 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। और यहीं से आप देखिए कि भारत देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, ठीक। और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा कि भारत में टोटल 6327 कि डॉल्फिन्स हैं, जिसमें 6324 गंगा नदी में हैं, जबकि 3 जो है वो सिंधु नदी के डॉल्फिन हैं, और इनकी गणना वगैरह की गई है। ये अध्ययन आप देखिए तो 8 राज्यों में, ठीक है, 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया, ठीक। तो जिन 28 नदियों को इसमें शामिल किया गया है वो आपको टोटल 8 राज्यों में फैली हुई मिलेंगी। इसमें जो है कितना समय लगा है, तो 3150 दिन लगे हुए हैं, 8500 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है, तब जाकर के ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है। आगे देखिए कि ये जो गणना है इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही पाई गई हैं, कितनी, 2397, ठीक। फिर उसके बाद बिहार में है 2220, फिर तीसरे पे है पश्चिम बंगाल 815, और उसके बाद असम, फिर झारखंड, फिर राजस्थान और एमपी हैं। पंजाब में 3 जो है डॉल्फिन मिली हैं, ये आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अपने यूपी में है, कितनी है, 2397, ये ज़रूर याद रखिए। आगे देखिए, इस दौरान गंगा की मुख्य धारा में औसतन 3275, गंगा की सहायक नदियों में 2414, और ब्रह्मपुत्रा की मुख्य धारा में 584, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 51, और ब्यास नदी में टोटल 4 डॉल्फिन की गणना की गई, ठीक। चलिए
आगे देखिए कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल तो कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। 30 जनवरी 2025 को गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले में लखपत तालुका के, कौन सा तालुका, लखपत तालुका का जो गुनेरी गांव है, इसमें अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता जो विरासत स्थल है वो घोषित किया है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, भूपेंद्र पटेल जी, और वन जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये घोषणा की गई। और इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है इसको संरक्षित करना, और ये एक दुर्लभ गैर जीवाश्म वातावरण में पनपता है, जिससे क्षेत्र का जो पारिस्थितिक मतलब कि पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। वहीं हम देखेंगे कि 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राज्य का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल न केवल कच्छ की पारिस्थितिक पहचान को मतलब कि मजबूत करेगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिए कि मुनेरी का ये गांव या मुनेरी का ये जो मैंग्रोव है ये वन का एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। सामान्यतः ऐसे स्थल मैंग्रोव तटों पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी 24 घंटे में एक बार अवश्य ही आता है। वहीं देखिए जो मुनेरी मैंग्रोव है ये अरब सागर से 45 किलोमीटर दूरी और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे समुद्र का ज्वारी प्रवाह नहीं होता, यहाँ कीचड़ या दलदली भूमि भी आपको नहीं मिलेगी, और यह है क्या, यह एक सपाट भूमि में फैला हुआ वन क्षेत्र है। अब देखिए जब भी ड्रोन का नाम आता है चोरी, आज तो हम लोगों के मोहल्ले में भी चोर आ गए थे। सोचिए इतना ज़्यादा चोरी हो रही है, मोहल्ले में चोर आ जा रहा है, पूरी पूरी रात जगना पड़ रहा है, पूरी रात जगो, दिन भर काम करो, कैसे गुजर हो, आखिरकार कैसी ये व्यवस्था हो गई है हम लोगों के यहाँ। चलिए देखते हैं कि भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो ये यूरो ड्रोन कार्यक्रम क्या है ये सब देखेंगे इसमें हम। तो 21 जनवरी 2025 को भारत आधिकारिक रूप से मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसकी घोषणा कब की गई, किसके द्वारा, तो ये सब बता रहे हैं कि इसकी घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग सम्मेलन या सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कॉपरेशन, इनके द्वारा की गई। भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार क्षेत्र भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूरो ड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है। तो आगे आपको बता रहे हैं कि ये एक ड्रोन आधारित निगरानी और टोही यानी IRS प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV से अधिक उन्नत क्षमताएं प्रदर्शन करना या प्रदान करना। आगे देखिए कि जो यूरो ड्रोन कार्यक्रम है इसको 2016 में स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरो ड्रोन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 2016 में। और ये कार्यक्रम यूरोप के 4 देशों कौन कौन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की एक संयुक्त पहल का परिणाम है। नाम याद रखिए, 2016 में स्टार्ट किया गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन की एक संयुक्त पहल के रूप में है, और अभी भारत इसमें शामिल हुआ है। आगे देखिए ये पहल जो है इसमें प्रमुख हिस्सेदार कंपनियों में आपको एयरबस जो कि स्पेन का है, तो ध्यान रखिएगा एयरबस कहाँ की कंपनी, स्पेन की। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की है, लियोनार्डो इटली की है, ये सब इसमें शामिल हैं। इनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। कार्यक्रम का प्रबंधन संयुक्त आयुध सम्मेलन या संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR के द्वारा किया जा रहा है। और जो यूरो ड्रोन है इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में संभावित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यूरोपीय देशों की अमेरिकी MQ-9B ड्रोन जैसी जो गैर यूरोपीय प्रणालियां हैं इन पर निर्भरता थोड़ा कम की जाए। अगली खबर देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल जो है वो पहला स्टेट बन गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो केरल है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 को पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। और ये एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है, बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकारी की भूमिका निभाना। वहीं हम देखेंगे तो ये पहल केरल के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। और भारत में ये अपनी तरह का ऐसा पहला आयोग है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है और राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में काम भी करता है। आगे देखिए आयोग का मतलब जो उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है, बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। ऐसा ना हो कि उनको लगे कि हाय राम कहे मर नहीं रहे हैं, मौत क्यों नहीं आ रही, तो इस तरह का मतलब उनके अंदर फीलिंग ना आने पावे, जब तक जी रहे हैं मतलब सम्मान पूर्वक वो जिए। कुल मिला करके ये इतनी सी बात है। अगली जो खबर आ रही है हमारे समक्ष वो है IBCA
फ्रेमवर्क समझौता अभी हाल ही में लागू हुआ है, IBCA। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 23 जनवरी 2025 को देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA इसकी स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। और अब IBCA और इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बन गया है। इस आशय के लिए आप देखिए तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फ्रेमवर्क समझौते का जो डिपॉजिटरी पुष्टि है वो की है। और 23 जनवरी 2025 को 5 देश कौन कौन से, निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया, इनके द्वारा फ्रेमवर्क समझौता जो है इसका अनुच्छेद 8 का क्लॉज 1 इसके अंतर्गत अनुसमर्थन स्वीकृति के बाद इसे पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अभी तक देखिए तो टोटल 27 देशों ने IBCA में शामिल होने की जो सहमति है वो दी है, और भारत तो हालांकि इसमें शामिल है ही। इसके अलावा देखिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन्होंने भी IBCA के साथ साझेदारी की है। और उपयुक्त 5 देश जिनका अभी हम लोगों ने नाम लिया, इन्होंने इस ढांचे समझौते का, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इसके अलावा देखिए तो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये लोग भी IBCA के साथ साझेदारी किए हैं। और उपयुक्त जो 5 देश हैं जिन्हें हमने ऊपर देखा, इन्होंने इस ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक रूप से IBCA के सदस्य बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी अभी कंप्लीट कर लिया है। फिर देखिए IBCA की जो स्टार्टिंग है वो आपको बता रहे हैं कब हुई थी, तो 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। अब चूंकि इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पे की गई थी, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है पूछ लें कि ये जो IBCA है इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 51वीं वर्षगांठ पे की गई थी। फ़ौरन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। ये जो 50, 75, 100, 25 ये ईयर होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को एक बैठक में IBCA की स्थापना को मंजूरी दी, और इसका हेडक्वार्टर आप जाने रहिए भारत में है। और ये गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों जिसमें आपको बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्यूमा और जगुआर अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे सभी संयुक्त राष्ट्र देशों और उन देशों का सदस्य बनने का अवसर है जो इन प्रजातियों से अभी तक वंचित हैं। चलिए आगे देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो रीवा है वहाँ पे भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बातें हैं। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसे हम लोग सेंट्रल जू और अथॉरिटी इसके नाम से जानते हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी कब दी है, तो जनवरी 2025 में। ठीक है, अभी हाल ही की बात है। आगे देखिए, ये पहल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है, क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफ़ेद बाघों से जुड़ा हुआ स्थल है। वहीं देखें तो ये जो परियोजना है इसको 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी, और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो कि मुकुंदपुर के सफ़ेद बाघ सफारी के पास स्थित है। अभी तो मुकुंदपुर हमारे गांव के जस्ट बगल में भी है अब, लेकिन ये हम लोग चूँकि यूपी से हैं तो हमारा वाला मुकुंदपुर नहीं, ये मध्य प्रदेश वाला मुकुंदपुर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोगों के यहाँ होता तो शायद देखते भी कुछ आगे देखिए, इस प्रजनन केंद्र से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वन्यजीव पर्यटन का विकास होगा। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर वगैरह भी सृजित होंगे। अब देखिए, जहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर तो खुल ही जाते हैं। कुछ नहीं तो खाने पीने की चीज़ें रख लिए, अगर आपके पास बड़ा सा घर है तो उनके ठहरने की व्यवस्था दे सकते हैं, अपना जो है जो गाइड वगैरह होता है वो सारा काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपके लिए रोजगार के अवसर हैं बस। आगे देखिए कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाने वाला जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है, ये मुकुंदपुर, ये सफ़ेद बाघ सफारी राज्य की एकमात्र बाघ पर्यटन सुविधा से 10 किलोमीटर दूर होगा। और रीवा को क्या कहा जाता है, सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो केंद्र है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफ़ेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर को पुनर्रीक्षित मास्टर योजना का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश अपने अनुकरणीय वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश 3 स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगली खबर देखिए क्या है कि नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। पहले तो यही जानिए कि राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी किसने की है। पता चला शिक्षा मंत्रालय लिख के आ गया और आपने उसको टिक कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिक की है।
तो देखिए क्या कुछ खास पॉइंट्स है इसमें। तो नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का जो विस्तार है, ये नाम से एक रिपोर्ट जो है 10 फरवरी 2025 को जारी की। ठीक है, तो पहले तो रिपोर्ट जानिए किसने पब्लिक की और इसका नाम क्या है रिपोर्ट का। तो नाम क्या है कि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। कुल मिला के विस्तार याद रखना है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। यदि हम देखेंगे तो ये इस रिपोर्ट की नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अभी जिनका नाम क्या है, सुमन के बेरी जी, इन्होंने उच्च शिक्षा विभाग यानी DHE के प्रमुख अधिकारियों के साथ लॉन्च किया है। वहीं हम आगे देखें तो ये रिपोर्ट पहली बार विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है और पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, वित्त पोषण, शासन और रोजगार क्षमता से संबंधित एक व्यापक विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत करती है। अगला जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि इसमें आप देखिए तो लगभग 80 नीतिगत सिफारिशें और एक रणनीतिक रोड मैप जो है वो शामिल है, जो नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। और देखिए तो ये जो पहली नीति दस्तावेज है जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। और इसमें आप देखिए तो 50 से अधिक SPUS के कुलपतियों, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ व्यापक मार्गदर्शन पे किया गया, व्यापक परामर्श भी किया गया है। आगे देखिए कि भारत में 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों यानी SPUs में होती हैं। और जो SPUS है इसको सिर्फ शिक्षा तक पहुंच या शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के बजाय विश्व स्तर पर जो शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। आगे देखिए कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार 2035 तक SPUS में नामांकन बढ़कर के 7 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है। तो देखिए कि भारत में 80% उच्च शिक्षा जो है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में होती है, जो कि सिर्फ शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के बजाय विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं हम आगे देखें तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अनुसार 2035 तक SPUs में नामांकन बढ़कर के 7 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। आगे देखिए कि जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं इनमें प्रमुख चुनौती के रूप में बता रहे हैं कि अधिक निवेश और बेहतर मतलब कि जो वित्तीय प्रबंधन है उसकी आवश्यकता है। आप देखिए शिक्षा पर केंद्र और राज्यों का जो संयुक्त निवेश है वो GDP का 6% तक होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना, मात्र 0.62%। इसी वजह से तो एजुकेशन का जो लेवल है वो कहाँ पे है आप सभी जानते हैं। आगे देखिए कि नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई जो नई रिपोर्ट है, इसमें आप देखिए कि राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, इसके अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर GDP के परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है 8.11%। ठीक है, दूसरे पे आपको मणिपुर मिलेगा 7.25%, मेघालय तीसरे पे है 6.64% और त्रिपुरा को देखिए तो 6.19% के साथ मतलब चौथे स्थान पे है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अपनी GDP का जो एजुकेशन में खर्च कर रहा है वो जम्मू कश्मीर है, फिर आता है मणिपुर, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे है त्रिपुरा। आगे देखिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसके विपरीत दिल्ली मात्र 1.67%, तेलंगाना मात्र 2%, कर्नाटका मतलब मात्र 2.01%। ठीक है, यानी कि बहुत कम आवंटन करते हैं। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, यही सब चीज़ें हैं। आगे देखिए कि देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व 0.8 है, सिक्किम में सबसे अधिक है 10.3, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल, मेघालय और उत्तराखंड का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बहुत ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय घनत्व औसत से कम है, जबकि बिहार में तो सबसे फिसड्डी है मात्र 0.2। ठीक है, और अपने यूपी के हाल तो हम सब जानते ही हैं। आपको पता है कि 2020 और 2021 2 बार हमने यूपी मतलब जो सीटेट है वो किया, दोनों बार में मेरा हो गया। एक बार मैंने यूपी टेट भी क्लियर किया। तब से लेकर के आज तक हम वेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट कब होगा। सोचिए पहले, ऐसा नहीं कि हम ही अकेले वेट कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे पहले से भी यूपी टेट और सीटेट क्लियर करके बैठे होंगे कि कभी तो यूपी में वैकेंसीज़ आएंगी। वैकेंसीज़ का सिलसिला यूपी में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। यहीं देखिए तो बिहार में 4 बार हो चुका है, हद हो गई एकदम से। आगे देखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं की नामांकन दर पुरुषों की तुलना में अधिक है, जो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच मतलब जो है इस अधिक पहुंच
के लिए सफलता के मॉडल के रूप में काम करता है। आगे देखेंगे कि भौगोलिक रूप से छोटे राज्यों जैसे चंडीगढ़, मिजोरम और अंडमान निकोबार जैसे जो द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें पुरुष महिला नामांकन अपेक्षाकृत थोड़ा ठीक है। केवल कुछ 100 छात्रों का ही अंतर है, मतलब लाखों में ऐसा नहीं है कि लाखों का अंतराल है। आगे देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि उच्च शिक्षा पर प्रति युवा औसत जो व्यय है 2005-06 में और 2019-20 में कितना रहा है, तो जहां 2005-06 में 2174 था, अभी ये 19-20 में बढ़ करके 4921 रुपये हो गया है। हालांकि इस वृद्धि के भीतर राज्यों के बीच अंतर काफ़ी बढ़ गया है। उच्च शिक्षा पर जो प्रति युवा खर्च है, इसके मामले में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना शीर्ष पे हैं, जबकि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़े हुए हैं। अपने यूपी का भी हाल ऐसे ही है, जब आपके जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप बच्चों के पढ़ाई के ऊपर खर्चा कैसे करोगे। आगे देखिए, इस रिपोर्ट में पाया गया कि महाराष्ट्र 11,421 करोड़ के बजट के साथ उच्च शिक्षा में वित्त पोषण में सबसे आगे है। उसके बाद बिहार 9,666 करोड़, फिर तमिलनाडु 7,237 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 ये इनका याद रखिएगा। और राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम जो बजट का आवंटन करता है वो सिक्किम है, वो बेचारा छोटा सा तो है ही, तो 142 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश 155 करोड़, नागालैंड 167 करोड़। ठीक है, आगे देखिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा पर व्यय पर जो विचार करते हैं, तो उस पर आप देखिए कि बिहार 1.56% के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 1.53%, फिर मणिपुर है 1.45% और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। चलिए आगे देखिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट इसमें का है कि इस मामले में तेलंगाना में सबसे कम परसेंट मात्र 0.18% है, जबकि गुजरात और राजस्थान प्रत्येक में 0.23% जो है वो आवंटन है। अगली जो हमारी खबर है वो क्या है कि जम्मू कश्मीर स्थित जो सोनमर्ग सुरंग है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो जो सोनमर्ग सुरंग है अभी इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान से इसको देखना है कि श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनवीर व सोनमर्ग के मध्य जैड मोड़ पर निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबी जैड मोड़, ये जो जेड मोड़ है, पहले इसका कुछ और नाम था। ठीक है, तो ये जेड मोड़ जिसे अभी मतलब सोनमर्ग सुरंग कहा जा रहा है, मतलब कि पहले इसको ना जेड मोड़ कहा जाता था, अभी इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है, सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, तो अभी इस नाम से इसको जाना जा रहा है। इसका लोकार्पण देखिए किनके द्वारा किया गया, तो ऑफकोर्स हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 जनवरी 2025 को। ठीक, आगे देखिए, इस सुरंग को सोनमर्ग से श्रीनगर तथा बाद में लद्दाख तक आवागमन को बेहतर बनाने के लिए निर्मित किया गया है। भारी बर्फबारी के कारण आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से सोनमर्ग की दूरी तय करने में घंटों लगते थे, और वो 6.5 किलोमीटर की इस सुरंग से आप केवल 15 मिनट में ये दूरी तय कर ले जाएंगे। निकट जो जोजिला सुरंग है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके 2026 तक पूरी होने की संभावना है, और इसी के साथ श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुरंग कारगिल व लद्दाख के अन्य स्थानों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान करेगा। आगे कह रहे हैं कि सोनमर्ग टनल का वास्तविक निर्माण कार्य 2015 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, सोनमर्ग तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग पर जेड के आकार के मोड़ होने के कारण अभी इसका जो पहले नाम था वो जेड मोड़ था, अभी हालांकि इसका नाम जो है सोनमर्ग टनल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, और जो हमारा अगला जो है अगली खबर है वो क्या है, अगली खबर में है कि मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये 58वां तथा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में भारत देश का 57वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन 10 मार्च 2025 को किया गया। 9 मार्च को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स यानी कि ट्विटर पर 58वें टाइगर रिजर्व को आधिकारिक मंजूरी दिए जाने की घोषणा की है। माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है, और ये अभ्यारण्य 37,523.344 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो कोर क्षेत्र है वो जाने रही है कि 375 वर्ग किलोमीटर है, और बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इस टाइगर रिजर्व में टोटल 5 बाघ हैं। इन्हें हाल ही में जन्मे 2 शावक यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम लोग NTCA कहते हैं, इसने माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी, दिसंबर 2024 में। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाने पर माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, तो 9th नंबर का। आगे देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन जिले में स्थित जो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको दिसंबर 2024 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया था, और इस आशय की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ये,
3 दिसंबर 2024 को इस मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी। फिर देखिए कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का 8वां है, जबकि देश का 57वां है अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। और यहीं पे अगर हम देखें तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से अभी हाल ही में बाघ अभ्यारण्य जो है वो घोषित कर दिया है। कब किया था? तो नवंबर 2024 में, जो कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना। आगे देखिए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी और माधवगढ़। अगली जो खबर है वो क्या है कि अभी हाल ही में सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पे रहे हैं। तो देखिए नाम क्या है उनका? थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है, तो विदेशी नाम है। अभी हाल ही में ये भारत की यात्रा पे आए हैं 14 से 18 जनवरी 2025 तक। और उनकी ये यात्रा भारत व सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60 जो है मतलब कि 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई। 16 जनवरी को मेहमान राष्ट्रपति के औपचारिक स्वागत के बाद द्विपक्षीय संबंधों पर मोदी जी ने वार्ता वगैरह की और बहुत सारी जो मतलब कि साझेदारी है उसकी भी बात की गई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कनेक्टिविटी तथा भविष्य के अन्य उभरते क्षेत्रों को लेकर वार्ता दोनों नेताओं के मध्य हुई है। उद्योग, बुनियादी ढांचे, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने पर भी अभी हाल ही में चर्चा की गई। और दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि जैसे जैसे भारत विश्व की तीसरी मतलब की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत और सिंगापुर के मध्य बढ़ती जो साझेदारी है उनसे दोनों देशों के लोगों को काफी मतलब कि प्रॉफिट होने वाला है। और भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की जो 60वीं वर्षगांठ है इसके उपलक्ष्य में एक लोगो मतलब होता है वो जो इस तरह का लोगो होता है ना, जैसे हमारे चैनल का है जुनून पढ़ाई का, बीच में लास्ट में फिर मैंने अपना नाम लिख रखा है, तो वही है, लोगो की बात हो रही है। इसका अनावरण भी दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। 17 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हवाई अड्डे पर मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री किनके द्वारा किया गया था? मोहन चंद्र मांझी। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ऑफकोर्स उड़ीसा के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विकसित भारत @ 2047 जो पहल है उसकी बात हो रही है कि विकसित भारत 2047 तथा समृद्ध उड़ीसा 2036 के लक्ष्य के साथ 8 विभिन्न समझौता ज्ञापन पर भी हाल ही में हस्ताक्षर भी हुई हैं दोनों पक्षों के मध्य। और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण का सिंगापुर के शुरपाना जुरोंग इसके सहयोग से एक नया शहर विकसित करने के लिए समझौता किया गया, तो ये याद रखिएगा। और मेहमान राष्ट्रपति को भुवनेश्वर की इस यात्रा से उड़ीसा में सिंगापुर के निवेश संवर्धन के लिए जो मार्ग वगैरह है वो सब खुला है या मतलब प्रशस्त हुआ है वगैरह वगैरह। फिर देखिए ना केवल जो है सिंगापुर के, अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पे रहे हैं। नाम जाने रहिएगा, प्रोबोवो सुबियांतो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 76वें गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। आगे देखिए कि इस परिप्रेक्ष्य में इस बार इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग बैंड दल, जिसमें 162 सदस्यों का मार्चिंग दल था और 190 सदस्यों वाला बैंड दल था, ये हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ था। और इस यात्रा के दौरान 25 जनवरी को मोदी जी के द्वारा हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा वगैरह की गई थी। और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राजनीतिक, रक्षा सुरक्षा, समुद्री, आर्थिक, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल ट्रांजिशन, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य और औषधियाँ, आगे क्या है तथा शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के विस्तार पर भी दोनों में वार्ता वगैरह हुई है। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक सशक्त करने का जो निर्णय है वो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया गया। और 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने के फलस्वरूप भारत व इंडोनेशिया के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की आशा दोनों पक्षों ने व्यक्त की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ते संबंधों पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। रक्षा उत्पादों व सप्लाई चेन से मिलकर काम करने को सहमति दोनों पक्षों में रही और सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले में कड़ा रुख अपनाने का आह्वान उन्होंने मतलब सभी देशों से किया। और ये सब तो जब भी लोग मिलते हैं ये सारी हवाबाजी करते रहते हैं। आगे देखिए दोनों नेताओं ने वार्ता के पश्चात द्विपक्षीय सहयोग में 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, बस यही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, तटरक्षक बल, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। और 26 जनवरी को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, नाम जाने रहिए सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो नाम है इनका, ये मेजबान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ, नहीं ये दरअसल कर्तव्य पथ होना चाहिए था, ठीक है, इस पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जब से आई है अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, मतलब आरओ ने नहीं पूछा, हो सकता है इस बार पीसीएस पूछ लें। तो चलिए देख लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2024 ये क्या कहती है। ठीक है, तो भारत में वनों की स्थिति पर आधारित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब जारी की गई? तो 21 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये 21 जनवरी 2025 को जारी की गई है, लेकिन कौन सी रिपोर्ट है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली है। आगे देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसका प्रकाशन मतलब हर 2 साल पे इसका प्रकाशन किया जाता है, और 2023 की ये रिपोर्ट इस श्रृंखला में कौन सी है? 18वीं है। ठीक है, इसके पहले जो है 17वीं आई थी। और ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देखिए कि देश में कुल वन आवरण जो है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही सब है इसमें कि देश के भीतर का जो टोटल वन आवरण है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम देखें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% कितना है, मतलब क्या है? तो वृक्ष आच्छादित है। आगे देखेंगे कि इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादन यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला करके आपको कितना मिलेगा? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये 25.17% और 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए कि वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर तक, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र आपको 1445 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% की वृद्धि जो कि 2021 की तुलना में रही है वो दर्ज की गई है। आगे आपको पता चलेगा, ये जो रिपोर्ट है आपको बता रही है कि देश के राज्यों में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो पहले की ही तरह मध्य प्रदेश में आज भी सर्वाधिक है। ये नहीं पूछा जाएगा। दूसरे स्थान पे और तीसरे पे कौन है ये जाने रहिए। तो टॉप पे एमपी है, दूसरे पे है अरुणाचल, तीसरे पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कितना वर्ग किलोमीटर है ये ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मतलब कि लक्षद्वीप जो है ना वो आपको पहले स्थान पे मिलेगा, अर्थात जितना उनके पास एरिया है उस एरिया में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। पहले ये किसी और के पास था। ठीक है, और अभी टॉप पे परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप आ गया है, यानी टोटल एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वन ये लक्षद्वीप में है। और यहाँ पे आप देखिए तो उनका जितना क्षेत्रफल है, सपोज दैट उनका जो है 100 वर्ग मतलब कि सपोज दैट उनके पास ना टोटल 100 वर्ग किलोमीटर जो है पूरा का पूरा उनका एरिया है, तो उसमें आप देखिए कि 91.33 वर्ग किलोमीटर में तो केवल और केवल क्या है, मतलब कि वन वगैरह है। तो कुल मिला के आपको बता रहे हैं कि लक्षद्वीप का जितना एरिया है उसका 91.33% तो वनावरण या वनाच्छादन से ही घिरा हुआ है। आगे देखिए इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन आ रहे हैं? मिजोरम। पहले मिजोरम टॉप पे था। ध्यान रखिएगा कि जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी उसमें परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम टॉप पे था, बट अभी जो है मिजोरम सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तीसरे पे अपना अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक जो वनावरण है वो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मतलब कि लक्षद्वीप, दूसरे पे है मिजोरम, तीसरे पे अंडमान। ठीक है, क्रम से ही पूछा जाएगा तो आप ध्यान से क्रम देखिए। आगे देखिए 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मिजोरम में हुई है 242 वर्ग किलोमीटर, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है उड़ीसा। ठीक है, तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा ये वृद्धि दर्शा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज मतलब क्षेत्रफल का परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा कहाँ पे है? तो उस पर आपको 3 लोग मिल रहे हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए कि 2021 से 23 के दौरान वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है? 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए 2023 की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है इसके अनुसार देश के 19 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बताया गया। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इनमें तो 75% से भी अधिक वनावरण है। फिर आप देखिए कि यही रिपोर्ट आपको बता रही है कि 2021 की तुलना में 2023 में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो वन और वृक्षावरण में कमी लाए हैं, यानी कि उनके यहाँ वन और वृक्षावरण में मतलब कि घट ही गए हैं।
और कौन कौन से हैं? आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लद्दाख और उत्तराखंड। ठीक है। आगे आपको बता रहे हैं कि जो बांसधारी क्षेत्र हैं वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर का अनुमान लगाया गया है, जो कि पहले जो है पहले की अपेक्षा 5,227 वर्ग किलोमीटर अधिक है। फिर हम देखेंगे 2023 के आकलन में देश में जो कुल कार्बन स्टॉक था वो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित था, और पिछले आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है मतलब ध्यान से। फिर देखिए जो अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं वन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार 2023 में कुल कच्छ वनस्पति आवरण, जिन्हें हम लोग मैंग्रोव कहते हैं, क्या? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव की बात हो रही है कि मैंग्रोव जो है ये 4,991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम है, मतलब मैंग्रोव में कमी आई है। और ये कच्छ क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.1% है। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव में कमी आई है, 0.15% टोटल भारत देश के क्षेत्रफल का ये मैंग्रोव्स हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक जो मैंग्रोव्स हैं वो आपको 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। टॉप पे है वेस्ट बंगाल 2119 वर्ग किलोमीटर, दूसरे पे गुजरात 1164 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, ये पहले भी यही स्थिति थी, 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कमी हुई है, ये तो आपको याद ही रहना है। फिर देखिए 2021 की तुलना में 2023 में कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ पे? तो गुजरात में जो है इसकी वृद्धि दर्ज की कमी हुई है। ठीक है, कितनी? 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कहाँ पे? गुजरात में। तो मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा घटे कहाँ पे हैं? गुजरात में। कितने घटे हैं? 36.39 वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल मैंग्रोव्स में गुजरात की पोजीशन कहाँ पे है? सेकंड पोजीशन पे है। अगर देखिए कि सबसे ज़्यादा वृद्धि मैंग्रोव्स में कहाँ हुई है, तो 13.01 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर 12.39 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में भी दर्ज की गई है। चलिए, अब आपको यहाँ पे ना सर्वाधिक जो मैंग्रोव्स हैं वो कौन से 5 केंद्र शासित प्रदेश और मतलब राज्यों में है वो बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेंगे, 42.45%। वहीं दूसरे पे है गुजरात 23.32%, तीसरे पे अंडमान निकोबार 12.19%, और चौथे पे आंध्रा 8.44%। आंध्र के बाद महाराष्ट्र है 5वें पे 7.31%। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट है इस खबर की कि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन से हैं? तो एमपी, अरुणाचल एंड महाराष्ट्र। ठीक, तो ये इतनी खास मतलब बातें थी जो हमारे मतलब ISFR 2023 का, जिसका प्रकाशन 2025 में हुआ है, 18वीं रिपोर्ट, उससे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगले जो खबर है उसमें आपसे कह रहे हैं कि कतर के अमीर जिनका नाम क्या है? शेख तमीम बिन, ये भारत की यात्रा पे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि कतर के अमीर जिनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 2 दिन की भारत की यात्रा पे रहे हैं। और क्या कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं? तो नई दिल्ली में कतर के अमीर का औपचारिक रूप से स्वागत हुआ 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। ठीक है, इसके बाद ये हैदराबाद हाउस में गए, द्विपक्षीय मुद्दे पर मोदी जी के साथ इनकी वार्ता वगैरह हुई। दोनों देशों के मध्य मतलब ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों व लोगों के बीच गहरी आपसी संबंधों को याद करते हुए द्विपक्षीय बहुआयामी संबंधों को और अधिक विस्तारित व गहरा करने की रुचि दोनों पक्षों ने व्यक्त की है, और आपसी संबंधों के रणनीतिक संबंध है ये सब अपना हिन तिन किए हैं, ये सब ठीक है। हम लोग देख लेते हैं क्या समझौते वगैरह हुए हैं। तो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना व समझौते देखिए, तो पहले की बात जो है क्या है कि एग्रीमेंट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलेटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसकी स्थापना के लिए आपसी समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसमें 6 सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद जो है वो मतलब उसको बहरीन को छोड़कर से सभी 5 देश कौन से? कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान व कुवैत, इनके साथ रणनीतिक संबंध भारत के हो गए हैं। इसमें केवल खाड़ी जो देश है ना उसमें बहरीन अकेले है जिसके साथ अभी हमारे अच्छे संबंध, मतलब कि ये जो क्या कौन सा संबंध? रणनीतिक संबंध नहीं ठीक से हुए, बाकी सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हो गए हैं रणनीतिक रूप से। आगे देखिए, तो दोनों देशों के मध्य दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौते किए गए हैं, और इसके साथ साथ देखिए तो कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का पता लगाने पर सहमति के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, और इसकी संभावना का पता लगाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में बन चुकी है।
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य। कब तक का? 2030 तक का। और इस लक्ष्य से दोनों पक्षों ने इसको मतलब कि ये अपना सोच समझ लिया है कि हाँ 2030 तक जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, बायलैटरल जो ट्रेड है, उसको हम लोग दोगुने तक ले चलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग आज 100 रुपये का व्यापार कर रहे हैं तो आने वाले 2030 तक हम 200 का व्यापार करें। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है। आगे देखिए, जो हमारा FDI है उसके बारे में कह रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए भारत में अपने निवेश को 1.5 से 10 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता किसने? तो अरब ने, या सॉरी अरब नहीं, कतर ने जो है वो व्यक्त की है। वहीं हम देखें तो द्विपक्षीय वार्ता के बाद पारस्परिक सहयोग के 7 विभिन्न समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी की स्थापना व दोहरे करारोपण से बचाव के अतिरिक्त वित्तीय व आर्थिक सहयोग, युवा व खेल कूद में सहयोग, इन्वेस्ट इंडिया व इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ व कतर व्यवसायी संघ के बीच जो समझौता ज्ञापन है वो सब हुआ है। आगे देखिए कि कतर भारत के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में से एक है, तो ये हम सब जानते ही हैं। 2022-23 में दोनों देशों के मध्य जो व्यापार रहा है वो 18.77 अरब डॉलर का था। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि कतर से भारत का आयात देख रहे हैं हम लोग हर जगह तो व्यापार घाटे में ही है। 16.8 अरब डॉलर का था, मतलब हम लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच बहुत कम रहे हैं। और इसमें 8.32 अरब डॉलर का तो LPG और LNG के अतिरिक्त अन्य पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन व प्लास्टिक भी कतर से हम लोग आयात किए हैं। अगली खबर देखिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पे है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 जो कि बराक नदी है, इनके माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो नीति जलवाहक है, इनका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कब किया है? 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो अब ये दिसंबर की घटनाएं आ रही हैं। तो आप देखिए इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटर वे 1 जो है, इस पे कोलकाता, पटना, वाराणसी, पटना, कोलकाता खंड पर, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो है कोलकाता व गुवाहाटी के पांडु के बीच जो है निर्धारित कार्गो जहाज सेवा जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोलकाता से स्टार्ट की गई ये नियमित निर्धारित माल सेवा सुनिश्चित करेगी कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्गो का जो परिवहन और वितरण है वो किया जाए। अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग लिमिटेड, मतलब इनलैंड एंड कोस्ट शिपिंग लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण व शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के द्वारा संचालित इस कार्गो परिवहन सेवा के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता से पटना खंड के लिए पारगमन टाइम 7 दिन, पटना से वाराणसी के लिए 5 दिन, कोलकाता से वाराणसी के लिए 14 दिन जो है वो निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ के आगे बढ़ते हैं, फालतू का नाटक। यहाँ पे हम लोग भले देख लेंगे कि बंगाल जो है वो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि लगातार तीसरी बार आप देखिए तो जो बंगाल है ना वो पक्षी गणना में सबसे आगे रहा है पूरे मतलब भारत देश के भीतर। चलिए देख लेते हैं कि आप देखिए लगातार तीसरी बार वेस्ट बंगाल जो है देश में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष पे अभी भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी अपना हिस्सा लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। फिर आप देखिए कि GBBC 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी को हुआ था और इसमें भारत के कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कि राज्य की समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के योगदान को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यह मतलब वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें पक्षियाँ जा करके अपना रहते हैं। आगे देखिए ये रिपोर्ट जो है ये पश्चिम बंगाल की शानदार उपलब्धि को दर्शा रही है कि राज्य जो है न केवल पक्षियों की विविधता से समृद्ध है बल्कि पक्षी संरक्षण और जागरूकता के प्रयासों में भी वो अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है इसी वजह से उनके यहाँ पक्षियाँ हैं, वरना तो आप देखिए कौवे भी अब हम लोगों की तरफ नहीं मिलते, जबकि पहले जो है बहुत कौवा आया करते थे। गौरैया अब तो सपना हो गया है। चलिए आगे देखिए कि जो दार्जिलिंग है इन्होंने बंगाल में सर्वाधिक यानी 252 प्रजातियों की गणना की है। हालांकि 2024 के ये 308 प्रजातियों से कम ही है, यानी कि पहले जो है ज़्यादा ही प्रजातियां थी, अभी तो कम हो गई हैं। फिर दक्षिण 24 परगना में सर्वाधिक यानी 513 चेकलिस्ट अपलोड की गई है और ये गणना के दौरान जो विशेष दुर्लभ पक्षी देखे गए उनमें आपको कौन सा मिलेगा? इबिसबिल जलोंग उत्तर बंगाल और स्पॉटेड क्रेक बारुईपुर, कॉमन स्टारलिंग जो है ये मालदा। ठीक है, चलिए ये कुछ मतलब कि ऐसी प्रजातियां मिली हैं जो बहुत ही रेयर हैं।
देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं प्रजातियों की संख्या के अनुसार शेष 5 राज्य कौन से हैं। तो टॉप पे तो वेस्ट बंगाल ही है 543 प्रजातियाँ, उत्तराखंड दूसरे पे है 446, असम तीसरे पे है 414, महाराष्ट्र चौथे पे है 414, और नहीं, असम और महाराष्ट्र दरअसल मतलब संयुक्त हैं, 414 प्रजातियाँ दोनों जगह हैं। कर्नाटका की बात करें तो आपको 380 मिल जाएगा कर्नाटका में। काफ़ी हम लोगों के यहाँ गर्मी है। चलिए आगे आपसे बता रहे हैं कि GBBC 1998 में शुरू हुआ था और भारत ने इसमें 2013 में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। 2025 में 5300 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें से 344 तो बंगाल से ही थे। अगली जो हमारी खबर आ रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बन सकती है कि भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL जो है इसको लॉन्च किया। और इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। आगे आपसे बता रहे हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम क्या है के राममोहन नायडू, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO इससे अनुमोदन के बाद 20 फरवरी 2025 को इसको स्टार्ट किया गया। और EPL कार्यक्रम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल बनाने में जो है हेल्प वगैरह करेगा। और ये भारत जो है यानी कि जो पहल है ये भारत के डिजिटल परिवर्तन और विमानन सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है। साथ ही विमानन उद्योग की जो बढ़ती डिमांड है उनको पूरा करने में भी हेल्प करेगा। वहीं हम देखेंगे तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को थोड़ा आसान और डिजिटली सुरक्षित बनाया जाए, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना और विमानन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। और EPL को लागू करने या EPL के लागू होने से जो कागजी कार्यवाही है वो थोड़ा कम हो जाएगी, लाइसेंसिंग प्रक्रिया थोड़ी आसान होगी, पायलट प्रमाण पत्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रमाणीकरण जो है ये संभव होगा, धोखाधड़ी की संभावनाएं भी इससे कम हो सकती हैं और नियामक अनुपालन बेहतर होगा। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें गिनवा दी गई हैं। और आगे देखिए कि पारंपरिक भौतिक लाइसेंसों की जगह EPL अब डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। इसे EGCA मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बस याद रखिएगा कि हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो खबर है, अब चूंकि ये बहुत पुरानी खबर होती जा रही है धीरे धीरे, तो इस वजह से हम लोग इस पर थोड़ा कम ही फोकस करेंगे, तब भी कोई इशू नहीं है। और मेन जो पॉइंट्स है उस पर हम लोगों ने फोकस कर लिया। ये प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो लोग मतलब विस्तार में देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS बहुत डीप में क्वेश्चंस बनाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे यानी अगला पॉइंट क्या है कि भारत की पहली समर्पित GCC नीति 2025 को लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसे GCC कहा जा रहा है, ये नीति 2025 का इसने अनावरण कब किया है, फरवरी 2025 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सरकार के इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र रेडी करना। वहीं आगे देखिए तो राज्य सरकार व्यापार अनुकूल माहौल, वित्तीय प्रोत्साहन और आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश को इसके लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की जो योजना है वो बना रहा है। नई GCC नीति का उद्देश्य क्या है, तो मेट्रो शहरों से ध्यान हटा करके उभरते शहरी केंद्रों पर जो अपना ध्यान है वो केंद्रित करना। इससे क्या होगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर को वैश्विक संचालन हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा और इन शहरों को Tier 1 स्तर की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह आकर्षण जो है ये गंतव्य बन सके। वहीं हम देखें तो जो हमारे MP के मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है उनका, डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है वो प्रदान करेगा ताकि व्यवसाय को विस्तार होने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो बस मीठा मीठा गोली दे करके बुलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे। आगे देखिए, ये पहल भारत के आर्थिक विकास के विकेंद्रीकरण की बड़ी रणनीति के रूप में है। जैसा कि कर्नाटक द्वारा बेंगलुरु से परे GCC को 2029 तक 1000 तक बढ़ाने की योजना में देखा गया।
आगे देखिए, इस नीति के तहत मध्य प्रदेश में जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक की पूंजी सब्सिडी यानी अधिकतम 30 करोड़ जो है वो मिलेगा। राज्य अपस्किलिंग, मार्केटिंग, पेटेंट फाइलिंग और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवंटित करेगा। वहीं हम देखें तो व्यवसाय करने में आसानी के लिए नो क्वेरी पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है, जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश की ये पहल भारत की वैश्विक व्यापार केंद्र बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत में जीसीसी निवेश को देखते हुए विभिन्न राज्य बेहतर नीतियां और बुनियादी ढांचे प्रदान करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा वगैरह कर रहे हैं। बहुत हुआ, चलिए आगे देखेंगे। अगली जो खबर है, ये थोड़ा खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। कहाँ किया गया है, इंपॉर्टेंट तो बस इतना ही है। तो देखिए, 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, नाम जाने रहिए, पीयूष गोयल जी, इन्होंने दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। और श्री पल्ले गंगा रेड्डी का जो श्री पल्ले गंगा रेड्डी, इन्हें जो है बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट यही फैक्ट होने वाला है कि जो कि हल्दी बोर्ड है, इसका गठन कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल जी के द्वारा। और इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष जो है वो कौन से बने हैं, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बोर्ड के वही सारे काम वगैरह गिनवाए जाएंगे कि बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, साथ में वाणिज्य विभाग के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। और हल्दी के उत्पादन वाले जो 2 शीर्ष स्टेट्स हैं, ये भले जाने रही है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। साथ में तकाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध जो मेघालय है, वो भी इसके प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि जो तकाडोंग हल्दी है वो कहाँ की है, तो ध्यान रखिएगा, मेघालय की फेमस है। अगली जो अगले जो है ये सारी चीज़ें होंगी। और आगे बता रहे हैं कि तेलंगाना के निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो 20 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, एमपी, मेघालय, इनके हल्दी किसानों के हितों पर ध्यान जो है अपना केंद्रित करेगा। बोर्ड हल्दी से संबंधित उत्पादों के अनुसंधान को और विकास को जो है वो प्रोत्साहित करेगा। हल्दी को जो है बता रहे हैं कि गोल्डन स्पाइस के रूप में जाना जाता है, तो हो सकता है ना उपनाम टाइप की जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो पूछ लें कि स्पाइस, गोल्डन स्पाइस क्या है, तो हल्दी है। ठीक है, 2023-24 में भारत इसमें 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10.4 लाख टन हल्दी जो है इसका उत्पादन वगैरह हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम ये देख लेंगे कि भारत में जो है ना 30 प्रकार की हल्दी उगाई जाती है और विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक भी है, उपभोक्ता और निर्यातक है। यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग हल्दी उगाते भी हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग हल्दी खाते भी हैं और सबसे ज़्यादा हल्दी हम ही लोग बेचते भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और टोटल आप देखिए तो विश्व का 70% जो हल्दी है वो उत्पादन भारत में ही होता है। ठीक, वैसे ही मसालों के मामले में भारत अपने टॉप पे हमेशा से रहा है। आगे देखिए, अगली जो खबर है वो आपसे कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी, नाम क्या है, GMR UNGC में शामिल हुई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बकवास चल रही है इसमें। बकवास इन द सेंस कोई क्या बातें हैं इसमें। तो 3 फरवरी 2025 को भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी, नाम क्या दिया गया है, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है इसमें शामिल होने की जानकारी अपनी दी है। और देखिए तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जिसे UNGC कहा जा रहा है, इसमें शामिल होकर के GMR एयरपोर्ट्स ने अपनी रणनीतियों और संचालन को इसके 10 मूल सिद्धांतों के अनुरूप बनाने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो बस इतना ही जानिए कि कौन सी कंपनी है किसमें शामिल हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। आगे देखिए, अगली जो खबर है वो क्या है कि मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए देख लेते हैं कि आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्री, नाम जाने रहिए, मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने दिल्ली के ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर 18 फरवरी 2025 को क्या किया है, मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी जो है बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। वहीं हम आगे देखें तो उन्होंने खैबर दर्रा डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफ टॉप्स और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। और 1 मेगावाट क्षमता का ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर पैनल दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकेगा। इससे सौर ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और ये बिना किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किए सौर उत्पादन के लिए मेट्रो की ऊंची संरचना का उपयोग करेगा। ऊर्ध्वाधर सौर पैनल और ऊर्जा कुशल LED सिस्टम टिकाऊ शहरी जीवन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे।
और ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्सों में इसको जारी वगैरह किया गया है। बाकी कुछ नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि भारत विकास और सततता के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन वाली बात है, इसमें मतलब इस लक्ष्य को कब तक भारत अचीव कर लेगा, ये महत्वपूर्ण है, 2070 तक। बस इसको याद रखिए। फिर देखिए कौन सी गणना आई है, तो गिद्धों की गणना की गई है। तो इसको देख लेते हैं कि गिद्ध गणना में संख्या के मामले में जो मध्य प्रदेश है वो टॉप पे रहा है। अभी तक हम लोग पक्षियों में देखे थे कि पश्चिम बंगाल टॉप पे है। अभी गिद्ध स्पेसिफिक पक्षी की बात करेंगे तो इसमें अपना एमपी टॉप पे है। चलिए देख लेते हैं कि 2025 गिद्ध गणना का जो पहला चरण है वो मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा कब, तो 17 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। वैसे डेट वगैरह की इंपॉर्टेंस उतनी होती नहीं है, लेकिन पीसीएस जो है ना, उसका मन करेगा तो वो पूछ लेगा, कुछ भी डेट पूछ लेगा। आगे देखिए, और इसी वजह से तो जो मतलब ये लोग निकालते हैं मैगजीन वगैरह, वो अपना सेफ जोन में खेलते हैं कि भैया हमने तो दिया था, अब तुम ना पढ़ो तो कोई क्या करे। आगे देखिए, गिद्ध गणना के पहले चरण के बाद मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक गिद्ध जो आबादी है वो दर्ज की गई है। और राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में टोटल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। 2024 में 10,845 थे, और इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी तुलना में बढ़ गया है। ठीक है, पहले की अपेक्षा गिद्धों में वृद्धि हुई है। आगे देखिए कि राज्य वन विभाग के द्वारा गिद्ध गणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में पहली बार 2016 में गिद्धों की गणना हुई थी, जब राज्य में 6,999 गिद्ध पाए गए। फिर उसके बाद 2018, 19, 20, 21 मतलब 20 में नहीं, 2018, 19, 21, 24 और 25 में भी गणनाएं की गई हैं। आगे देखिए कि विश्व भर में 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, कितने प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं? 23 प्रकार के। और भारत में इन 23 में से 9 प्रजातियां अभी भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में 7 गिद्ध प्रजातियों का घर है, जिसमें से 4 स्थायी निवासी, जैसे लंबी चोंच वाले, सफ़ेद पीठ वाले, मिस्त्री और लाल सिर वाले गिद्ध। साथ 3 जो है प्रवासी गिद्ध हैं, जैसे हिमालयी ग्रिफॉन, परेशियन ग्रिफॉन और सीनीरियस मतलब गिद्ध। ठीक है, वहीं हम देखें तो मध्य प्रदेश में गिद्धों का सबसे बड़ा जो कुनबा है वो कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क है। और यहाँ पे लाल सिर वाला गिद्ध, जिसे एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काला गिद्ध या पौंडीचेरी गिद्ध भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगली जो हमारी खबर है वो क्या है कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में वन्यजीव संरक्षण में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाते हुए भारत ने क्या किया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में, ये पहले तो यही जानिए कि पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। यहाँ पे देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कब स्थापित किया जा रहा है? फरवरी 2025 में, और ये संचालित हो चुका है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं कि ये सुविधा जुलाई 2024 में स्थापित हुई, और इसका उद्देश्य क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, कोशिकाएं और ऊतक को संरक्षित करना। वहीं हम देखेंगे तो इसके साथ ही प्राणी उद्यान में एक पशु संग्रहालय भी स्टार्ट किया गया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को थोड़ा मजबूती मिलेगी। और ये परियोजना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित हो रही है, जो भारत की जैव विविधता संरक्षण रणनीति में एक इम्पॉर्टेंट मील का पत्थर है। आगे देखिए कि PNHZP में स्थापित ये बायो बैंक एक फ्रोजन जू के रूप में कार्य करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों के से जो प्राप्त डीएनए और कोशिका और ऊतक के नमूने हैं, उन्हें -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है जो स्पर्म वगैरह लोग रखते हैं उसको किस में रखते हैं, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे देखिए कि यह विधि जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रमों और भविष्य में प्रजातियों के पुनर्जीवन प्रयासों के लिए उपयोगी हो सकता है। और फरवरी 2025 तक इस बायो बैंक ने 23 प्रजातियों के 60 से अधिक जानवरों के आनुवांशिक जो नमूने हैं वो एकत्रित कर भी लिए हैं, जिनमें वे प्रजातियां शामिल हैं जो विलुप्त होने के उच्चतम जोखिम पर है। मतलब कि अगर सपोजेट वो विलुप्त हो जाती हैं तो इन सबसे फिर उनको फिर से मतलब कि क्या किया जा सके, पुनर्जीवन दिया जा सके, जैसे डायरवुल्फ को दिया गया है वैसे ही। आगे देखिए कि इस दीर्घकालिक आनुवंशिक भंडार का लक्ष्य वन्यजीवों के संरक्षण में वैज्ञानिकों की सहायता करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है। और ये पहल राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित की जा रही है। इसमें दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और उड़ीसा का जो नंदनकानन प्राणी उद्यान है वो भी भविष्य में इस तरह के बायो बैंक जो है वह स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए बायो बैंक के अलावा जो है आगे बता रहे हैं कि PNHZP इसने एक आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला और कंकाल संग्रहालय भी स्टार्ट किया है, जो संरक्षण और शैक्षिक प्रयासों को थोड़ा मजबूत वगैरह कर देगा।
आगे देखिए, पैथोलॉजी प्रयोगशाला में उन्नत चिकित्सा परीक्षण और रोग निदान संभव होगा। वही कंकाल संग्रहालय में संकटाग्रस्त प्रजातियों के कंकालों को संरक्षित किया जाएगा। अब आप हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि आज स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड बहुत ज़्यादा होने के पीछे क्या जो मतलब तथ्य है वो यही है कि बहुत सारे जो है तथ्य हैं। अगर हम लोग एक एक तथ्य को घंटे घंटे भर देखेंगे तो हम लोगों का ये कंप्लीट ही नहीं होगा। और चूंकि जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, मैं मान के चल रही हूँ कि उन्होंने मतलब हमेशा करंट अफेयर पढ़ा होगा। अभी ये केवल और केवल रिवीजन फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब एक बार हम पढ़ रहे हैं तो आप फटाफट रिवीजन हो जा रहा है। और अगर सपोज दैट कोई एक आध नई खबर मिल रही है एक आध पेज में तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी तो सारे लोग जो भी इसको देख रहे होंगे उन्होंने करंट अफेयर को पढ़ा ही होगा, मतलब कि चाहे भूले भटके ही पढ़ा होगा लेकिन पढ़ा होगा। अभी देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या आ रही है, खबर आ रही है कि पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन अभी बने भी थे कि डीप ओशन मिशन, ठीक है, डीप ओशन मिशन के पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत, यही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था का मतलब है ये वाला क्वेश्चन आरू ने पूछा था अभी 27 जुलाई को। और इसके तहत चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, मत्स्य 6000, इसका अभी कट्टुपल्ली बंदरगाह पर 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक गीला परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा कब से कब तक, 27 जनवरी से 12 फरवरी, ये डेट से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कट्टुपल्ली बंदरगाह पर किया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए कि ये परीक्षण 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई तक उथले पानी के परीक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2.1 मीटर व्यास वाली जो गोलाकार पतवार वाली ये अत्याधुनिक पनडुब्बी है 3 व्यक्तियों के संचालन के लिए डिजाइन की गई, मतलब 3 व्यक्तियों को मतलब समुद्र के नीचे जाना है। मत्स्य 6000, अब मत्स्य 6000 का मतलब ही है कि 6000 मीटर की गहराई में जाना है। आगे देखिए कि पनडुब्बी में गोताखोरी के लिए एक बेलिस्ट सिस्टम, तीनों दिशाओं में गति के लिए थ्रस्टर्स, बिजली की आपूर्ति के लिए बैटरी बैंक और पानी की सतह पर आने के लिए सिंटैक्टिक फॉर्म की जो सुविधा है वो इसमें दी गई है। और इसमें एक परिष्कृत वितरण नेटवर्क, अत्याधुनिक नियंत्रण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ पानी के नीचे देखिए तो नेविगेशन डिवाइस भी शामिल है। और पनडुब्बी के अंदर आपको बता रहे हैं कि मानव जीवन रक्षक प्रणाली, विभिन्न पर्यावरणीय तथा महत्वपूर्ण मापदंडों की क्षमता के लाभ के लिए नेविगेशन जॉयस्टिक, साथ ही पनडुब्बी के बाहर विभिन्न समुद्र विज्ञान सेंसर, पानी के भीतर प्रकाश व्यवस्था और कैमरे पर भी विशेष ध्यान वगैरह दिया गया है। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, वरना पता चला कि जो गए हैं वो फिर गए ही रह गए। अगली जो खबर है वो क्या है कि भारत में बाल विवाह यानी कि समय से पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। बाल विवाह में तो कमी आई है। अब मैं हर जगह की बात नहीं कर सकती, पर अपने गांव में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो बाल विवाह क्या, अब तो युवा विवाह नहीं, प्रौढ़ विवाह होने लगा है कुल मिलाकर के। चलिए देखते हैं कि मार्च 2025 में जारी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार विगत कुछ वर्षों में कई देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चा पैदा करने की दर में वृद्धि हुई है। वहीं भारत में आप देखें तो ऐसे मामले में कमी आई है, मतलब बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। वही देखिए, इथियोपिया के बोलो विश्वविद्यालय और कनाडा के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भारत समेत 106 देशों में अध्ययन किया है। इसमें 1990 से 2023 तक के 12 लाख से ज़्यादा किशोरियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। और इस शोध में ये पाया गया कि भारत में अभी 8.38 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जा रही, मतलब बहुत ही कम माना जाएगा ये। 3.62% किशोरियों को 19 साल से कम उम्र में माँ बन रही है। अब जब 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जल्दी बच्चे हो ही जाएंगे। और अभी तो इस तरह की मतलब इस तरह का ट्रेंड चल चुका है ना कि जल्दी बच्चा हो जाए तो हो जाए, वरना बच्चा होगा ही नहीं। चलिए आगे देखिए, कम उम्र में शादी व मां बनने का असर देखिए तो स्कूली शिक्षा पर पड़ ही रहा है। भारत में 5.70 लड़कियां, मतलब 70% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। और वैसे तो आप देखें तो नाम की शिक्षा अभी भी दी जा रही है, जैसा मतलब कि आप देखेंगे विद्यालय में नाम तो लिखवा दिया जाता है, उसके बाद कभी विद्यालय जाने का मौका नहीं मिलता। अक्सर जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा अगर करा के जाती हैं स्कूल तो 12th तक, जैसे मेरी भी तो एजुकेशन 12th तक ही मैंने जो है मतलब कि विद्यालय में जाके पढ़ाई की है। उसके बाद तो फिर मैंने सारे की सारी स्टडी सेल्फ स्टडी ही की है। ठीक है, तो इसी तरह की ज़िंदगी लड़कियों की अक्सर गुजरती है गाँव में। शहर की बात नहीं बता सकते हम, क्योंकि शहर की दुनिया हमारे लिए केवल एक कल्पना ही है। कभी हमने शहरों में ना, मतलब शहर में ना रहे हैं ना शहर की दुनिया के बारे में जान भी करते हैं। गाँव की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखिए
किस अध्ययन के अनुसार दुनिया के, ठीक है इसको याद, दुनिया गलत लिखा हुआ है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाल विवाह की जो दरें हैं अब भी अधिक बनी हुई हैं। बांग्लादेश में आप देखिए तो 55.55% लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ही ब्याही जा रही हैं। और हाँ देखिए एक बात, जहाँ पे मुस्लिम है ना, भाभी हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बुरा मत मानिएगा, मेरे गाँव में बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, मैं देखती हूँ वहाँ बहुत छोटी छोटी बच्चियों की शादी अभी भी कर दी जा रही है। और जो मतलब कि अन्य धर्म के लोग हैं वो थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन मुसलमान जो है आज भी बहुत ज़्यादा जल्दी अपने बच्चियों की शादी कर देते हैं। तो इसी वजह से बांग्लादेश में आप देखिए इतनी ज़्यादा दर है मेरे ख्याल से। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरे यहाँ जो हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। और एससी वगैरह में भी हमने देखा है थोड़ा फास्ट शादी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 55.55% जो लड़कियां हैं उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जा रही है। सेंट्रल अफ्रीका में 49%, माली में ये दर 39% है। सबसे कम जो है ये देखिए ट्यूनीशिया की है, यहाँ केवल मात्र 0.46% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की जा रही है। मतलब कि सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन है वो यही कर रहा है ट्यूनीशिया। आगे देखिए कि कुछ प्रमुख देशों में बाल विवाह और 19 वर्ष से पहले मां बनने की जो स्थिति है उसको लेकर के आंकड़े दिए गए हैं। जैसे बांग्लादेश तो टॉप पे है ही बाल विवाह में 55.55% और 19 साल से पहले ही मां बन जाने में 30.23%। वहीं भारत की बात करें तो ये 8.38% मतलब कि बाल विवाह हो रहे हैं और 3.62% महिलाएं ऐसी हैं जो 19 से पहले ही मतलब कि बच्चे को जन्म दे रही हैं। फिर सेंट्रल अफ्रीका में देखिए तो ये जो है 49.06% है। मैक्सिको में आप देखिए तो बाल विवाह 24.01% है। नाइजर में 50.13%, पाकिस्तान में इतना है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का आसपास का याद रखिए, बाकी जो है एकदम मतलब कि जहाँ पे बहुत कम है वो याद रखिएगा ट्यूनीशिया। ठीक है, चलिए। और बांग्लादेश टॉप पे है, इसको तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, बांग्लादेश का याद रखिए क्योंकि टॉप पे है। भारत का याद रखिए क्योंकि हमको अपने देश का एग्जाम देना है। पाकिस्तान को याद रखिए क्योंकि उससे तुलना की जा सकती है। और सबसे कम वाले का तो हमेशा याद रखना ही चाहिए क्योंकि उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, ट्यूनीशिया। आगे देखिए, ये एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष, नाम जाने रहिए, ओम बिरला जी, इन्होंने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया है। नाम जाने रहिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। अब मुझे इसमें बताइएगा कि वो कौन से लैंग्वेज है जो हमारे मतलब कि इनमें क्या ऐसी कोई एक लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ज़रा कमेंट करके बताइए, देखूँ तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आपको पता है कि नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें जो मतलब कि संशोधन वगैरह हुए हैं, संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें जो लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। आगे देखिए, इनको ऐड करने से अभी संसद में टोटल 16 भाषाएं हैं जिनका अनुवाद उपलब्ध हो गया है और इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। आगे देखिए कि इससे पहले की जो 10 भाषाएं हैं उसमें आपको मतलब असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है या नहीं। ठीक है, चलिए। अगली जो खबर आ रही है वो क्या है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। चलिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत ने शिशु मृत्यु दर में 70% जो है कमी ला करके दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम इतना बड़ा सा है, इसमें ये चीज़ कही गई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जो है ये भारत ने इस दिशा में एक बड़ी सफलता मतलब कि प्राप्त की है। आगे ये बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में रणनीतिक निवेश से भारत में लाखों बच्चों की जान बच चुकी है। और यूएन ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 2000 के बाद भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों का आंकड़ा 70 और नवजात मौतों का जो आंकड़ा है वो 61% तक कम किया है। अब आप देखिए ना, आज जो मतलब कि ट्रेंड चल रहा है हम दो हमारे दो, ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना अब जो मतलब कि बच्चे मतलब नाबालिग जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके मरने की दर कमी मतलब दर में कमी आई है। पहले तो ये होता था कि कई सारे बच्चे जन्म होते ही मर जाते थे, कई सारी मतलब महिलाएं थी जो बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती थी। तो और भी ऐसा भी होता था, कोई रोग हो गया, किसी तरह की कोई बीमारी का शिकार हुए बच्चे, तो लोग सोचते थे कि कम से कम 4-5 बच्चे रहेंगे तो 1-2 तो जीवित बच ही जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन है नहीं। अभी आप देखिए तो अगर एक बच्चा हो गया तो फिर वो लोग उसको मतलब अगर कोई बहुत गंभीर समस्या ना हुई तो बचा ही ले जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हुई तो। इसी वजह से हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक का जो संकल्पना है वो लागू हो रहा है। आगे देखिए
कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत, इसके तहत हर परिवार को $5500 के बीमे से हालात बदले हैं। रिपोर्ट में भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन देशों में निवेश और संसाधनों के सही प्रयोग से शिशु मृत्यु दर जो है वो कम की गई है। फिर आप देखिए कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में छोटे स्तर पर कई बड़े सुधार किए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मियों को गर्भवतियों की देखरेख और प्रसव कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। डाटा प्रबंधन के कारण सही फैसले भी लिए गए हैं। और 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले 56 से, मतलब जहां 2000 में 56% हो था, अभी देखिए तो टीकाकरण 93% जो है वो कर दिया गया है। मतलब कि लगभग 100% वो लोग अचीव कर रहे हैं टीकाकरण को लेकर के। देखिए ना, आए दिन टीका का कैंप वगैरह तो लगता रहता है, घर घर से जो है आशा वगैरह बुला के लाती हैं, भैया ले चलो अपने बच्चे को टीका लगवाओ। तो हालांकि इन सभी क्षेत्रों में भारत ने किया तो है ही, प्रयास किया है, तभी आज मतलब सिचुएशन चेंज हुई है। आगे देखिए, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2023 में 48 लाख बच्चे 48 लाख बच्चों की मौत विभिन्न बीमारियों से हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, भारत की अकेले नहीं हो रही है। अगली भी एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है कि भारत में भी हाल ही में 4 नए रामसल स्थल जोड़े गए हैं। कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी टॉप पे कौन है, मतलब अपने यूपी की क्या स्थिति है, ये सब अभी हम देख लेते हैं इसी में। तो देखिए, 31 जनवरी 2025 की बात है कि भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को भारत की रामसर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। और इसी के साथ ये संख्या मतलब 89 हो गई थी, अभी तो 91 हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जब की खबर है तब 89 हुई थी। और इसमें उस टाइम पे जो मतलब कि शामिल किए गए थे, बस याद रखिए, तमिलनाडु का सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, दूसरे पे कौन सा है, थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा है, और ये भी मेरे ख्याल से तमिलनाडु का ही है, तीसरे पे देखिए सिक्किम में है खेचोपल्ली आर्द्रभूमि, और झारखंड की उधवा झील, ये चौथे पे है। ठीक है, तो 4 जो है स्थल उस टाइम पे शामिल किए गए थे। अभी तो जो है ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर मतलब भूमियाँ हैं, कितनी हैं, 20। उत्तर प्रदेश अपना दूसरे स्थान पे है 10 के साथ। ठीक है, चलिए, और ये सब पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि रामसर जो कन्वेंशन है, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था 1971-72 में। कब हुआ था, कमेंट करके बताइए, बताया हुआ है हमने पिछले में। अगली खबर देखेंगे हम लोग। अगली खबर में आपसे कह रहे हैं कि जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पे रहे हैं। तो चलिए देखिए, स्पेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, पेड्रो सांचेज। ये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 28-29 अक्टूबर 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। और जाहिर सी बात है, मोदी जी के द्वारा जो है इनको गुजरात के बड़ोदरा में मतलब उतारा गया, वहाँ पे बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने टाटा एयर क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। तो ये याद रख सकते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के टाटा एयर क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। वहीं आप देखिए तो 28 अक्टूबर 2024 को मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने बड़ोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित, नाम क्या है उसका, C295 यानी कि C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। और इसे देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री भी माना जा रहा है। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि C295 सैन्य परिवहन विमानों की खरीद भारत ने एयरबस से की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपनी फैक्ट्री में 40 C295 विमानों का उत्पादन करेगा। इसके लिए उसने स्पेन के एयरबस डिफेंस सिस्टम मतलब कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। तो वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि जो एयरबस डिफेंस है ये कहाँ की कंपनी है, तो मेरे ख्याल से स्पेन की, क्योंकि अभी हम लोग वहीं से तो देख रहे हैं। आगे देखिए, 24 सितंबर की बात कर रहे हैं कि 24 सितंबर 2024 को भारत सरकार और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस यानी स्पेन ने 21,935 करोड़ रुपए लागत से 56 C295 विमानों के लिए समझौता किया। मतलब 56 जो है विमानों के लिए समझौता किया गया है। आगे देखिए, समझौते के तहत 16 विमानों की आपूर्ति जो है वो फ्लाई अवे स्थिति में स्पेन से की जानी है, जबकि 40 का निर्माण तो भारत में ही किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट काम है, इससे भारत के लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। वहीं हम देखेंगे तो भारत और स्पेन के बीच 28 अक्टूबर को वडोदरा में बुनियादी ढांचे, रेल परिवहन, पर्यटन, संस्कृति सहित कई क्षेत्रों पर अहम समझौते वगैरह भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति, नाम क्या है, पेड्रो सांचेज, इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की और कई सारे MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं।
यहाँ आपसे बता रहे हैं शहरी और क्षेत्रीय रेलवे प्रणालियों के साथ साथ लंबी दूरी की लंबी दूरी के यात्री और माल ढुलाई नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे, स्टेशनों, रेलवे सुविधाओं और उपकरणों की योजना, डिजाइन, विकास, कमीशनिंग और संचालन में सहयोग के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। और दोनों पक्षों की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि स्पेन बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा और साथ ही बार्सिलोना में भारत का महावाणिज्य दूतावास इस साल अगस्त में चालू हो जाएगा। और बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में। ध्यान से फिर आगे देखिए, वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो के द्वारा 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष घोषित किया गया है। भारत स्पेन वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2026 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे कह रहे हैं कि जर्मन के जो चांसलर हैं वो आए हुए थे। नाम क्या है उनका? ओलाफ स्कोल्ज। ये भारत की यात्रा पर है। चलिए देखते हैं। तो हाल ही में जर्मन चांसलर, नाम क्या है? ओलाफ स्कोल्ज, ये 7वें अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 में हिस्सा लेने के लिए 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। और 25 अक्टूबर को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन के जो चांसलर्स हैं इनके मध्य जो है द्विपक्षीय वार्ता वगैरह हुई। और इस वार्ता में आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श है इसके 7वें दौर की वार्ता में भारत और जर्मनी इन्होंने 18 समझौते तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसमें आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता, संधि, खुफिया जानकारी आदान प्रदान करना और पारस्परिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आगे आपसे बता रहे हैं कि मोदी जी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस के 18वें सम्मेलन में जर्मन कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है। ठीक है, और ये सम्मेलन 12 वर्षों के अंतराल के बाद 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। मोदी स्कोल्स की बैठक में जिन मुद्दों पर सहमति बनी उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इतने साल बाद हुआ है। तो जर्मनी ने भारतीयों के लिए वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ा करके 90,000 करने की घोषणा की। और भारत और जर्मनी एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो सहयोग है उसको भी बढ़ाने पर सहमति हुई है। हरित हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग को लेकर के समझौता हुआ। और 25 वर्ष में द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इस तरह की भी बातचीत हुई है। कुल मिला के हवाबाजी हर जगह होती ही है। जितने भी संधि समझौते होते हैं, चाहे वो दो देशों के मध्य हो, चाहे कि कोई संगठन कर रहा हो, उसमें आप देखेंगे कि बहुत हवाई बातें होती हैं, हवाबाजी बहुत होगी। ग्राउंड लेवल पे आपको उसमें परिणाम बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या और महत्वपूर्ण समझौते हैं वो देखते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उसमें आप देखिए कि भारत और जर्मनी ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया। और इस पहल के तहत दोनों देश हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर एकजुट हुए। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर के व्यापक जोरदार की बात हुई। देश में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, इन सब से निपटने की बात हुई। उच्च शिक्षा अनुसंधान में साझेदारी बढ़ाने पे बात हुई है। आगे यही सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे देखिए कि आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता हुआ है जो छात्रों को दोहरे डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देंगे। दोनों देशों में माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर के भी बातचीत हुई है, जिससे जो प्रवासी लोग हैं उनको थोड़ा रोजगार वगैरह मिल सके। ठीक है, चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं, इम्पॉर्टेंट जो है पोर्शन हो सकता है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का वितरण हुआ है। बस याद रखिए, उड़ीसा जो है 5वें वर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पे है। और वहीं उत्तर प्रदेश ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। गुजरात और पुदुचेरी ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे इसका जो है वितरण वगैरह हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बस इतना बहुत है। और इसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। ये देखिए कि जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो दूसरे स्थान पर रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगली जो खबर है वो क्या है। और उसके पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे जल प्रबंधन और संरक्षण में आप देखिए तो असाधारण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इसमें आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, त्रिपुरा से धिलाई और उत्तर प्रदेश का बांदा जो है ये टॉप पर है। ठीक है, ये थोड़ा याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है वो सर्वश्रेष्ठ जिला अवार्ड में टॉप पे रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा है। पहले पे कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, बस
फिर आप देखिए यहाँ पे कुछ सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में फिर से दे दिए गए हैं कि उड़ीसा टॉप पे है, फिर यूपी है, फिर गुजरात और पुदुचेरी दोनों मतलब कि मिले जुले हैं। और सर्वश्रेष्ठ जिलों में दे दिया है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो त्रिपुरा का धुलाई है, नॉर्थ जोन उन संयुक्त विजेता, तो नॉर्थ जोन जो संयुक्त विजेता है उसमें अपना उत्तर प्रदेश का बांदा है और गंदरबल जम्मू कश्मीर, पश्चिम जोन में इंदौर मध्य प्रदेश है, पूर्वी जोन में उड़ीसा का बलानगिरी। तो बस बहुत हो गया, बहुत हुआ, आगे चलते हैं, अगली खबर देखेंगे। ठीक है, ये तो सर्वश्रेष्ठ शहरी वगैरह में तो हमेशा ही सूरत टॉप पे रहता है, फिर पुरी है, फिर पुणे महाराष्ट्र है। आगे देखिए, अगली खबर में आपसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता यानी गौ माता घोषित किया। अब मैं सही बताऊं ना, तो अगर जो है आपने ये करंट अफेयर में मुद्दा ना पढ़ा हो, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको गौ माता या राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित किया गया है, आप फौरन कहाँ पे जाएंगे, भैया यूपी ने ही किया होगा। चलिए देखते हैं कि अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने वैदिक काल से देशी गायों के महत्व को देखते हुए 31 अक्टूबर 2024 को उन्हें राज्य माता या गौ माता घोषित कर दिया है। ठीक है, मुंबई में जो है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने बताया कि देसी गायों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो निर्णय वगैरह है वो लिया गया है, ये बहुत है, इतना ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। तो ये खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो है वो भारत की यात्रा पे आए थे। आपको पता होगा कि जो 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग में, उसमें ये मोहम्मद मुइज्जू का नाम पूछा गया था। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, मोहम्मद मतलब कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ये 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पे रहे हैं। भारत ने मालदीव के वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो मूल्य है वो ट्रेजरी बिल जो है प्रदान किया है। वहीं आप देखिए तो दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री मतलब सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण को अपनाने पर अपनी सहमति वगैरह व्यक्त की है। भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय से पूरा करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही थिलाफुशी और गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सहमति व्यक्त हुई है। ये दोनों कहाँ पे हैं द्वीप, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों देश जो है थिलाफुशी में एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने, ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग सेवाओं का विस्तार और साथ में हनी माधु और गान जैसे हवाई अड्डों की क्षमता को बढ़ाने पर सहयोग करेंगे। इस दौरान जो मोदी जी हैं और मुइज्जू, इन्होंने वर्चुअल माध्यम से हनी माधु हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, हनी माधु हवाई अड्डा कहाँ पे है, मालदीव्स में है। चलिए, भारत और मालदीव ने रिश्तों की बेहतरीन को दिशा में देते हुए मतलब कई सारे जो समझौते वगैरह हैं वो किया हुआ है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जानते हैं क्या होता है, जैसे जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह होते हैं उसमें हम लोग डॉलर का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा किसी के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है तो हम लोग अपनी करेंसी उनको देंगे, वो लोग की करेंसी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो इम्पोर्टेंट हो वो देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप मतलब कि फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते में मालदीव को अमेरिकी डॉलर यानी कि यूरो स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन डॉलर तक, भारतीय रुपया स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन रुपये तक की राशि जो है वो प्राप्त करने की अनुमति वगैरह मिल गई है। तो ये बस बहुत हुआ, आगे चलते हैं। अगली जो खबर है वो देखेंगे कि बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला। ठीक है, तो ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की जो पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला है, इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और ये जो गौशाला है इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया गया, बस यही जाने रहिए। और बता रहे हैं कि इस प्लांट में 100 टन गोबर का जो उत्पादन मतलब उपयोग है वो करके प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जो जैविक खाद है उसका उत्पादन किया जा सकता है। इससे ग्वालियर नगर निगम का लगभग 7 करोड़ रुपए का जो इनकम है वो होने की संभावना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्लांट के संचालन और रखरखाव में भी अपनी हेल्प वगैरह करेगा। ठीक है, चलिए अगली जो खबर है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा मिला हुआ है अभी हाल ही में 5 अन्य भाषाओं को, और इसके साथ आप देखिए तो 11 नई भाषाएं हो गई हैं। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली का भी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखिए मोदी जी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट में जो बैठक हुई थी उसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, इन 5 भाषाओं का नाम याद रखिएगा, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ पहले 6 थी, अभी 5 जोड़ी गई, टोटल 11 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखिए पहले की जो भाषाएं हैं उनको, तो पहले, और इसके बाद साथ ही ना ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि पहली जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुई लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तमिल थी। 2004 में इसको सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं आप देखिए 2005 में संस्कृत को, 2008 में ही तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को, वहीं उड़िया जो है ये 2014 में इसको मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 5 भाषाओं को अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है और इसी के साथ 6 और 5 दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, 11। ध्यान से, हाँ, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। चलिए आगे देखिए। अगली खबर में है भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि भारत जो है इसको बीजिंग में 26 सितंबर 2024 को जो आयोजित हुआ था पूर्ण सत्र, इसके दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण संचालन समिति के 15 सदस्यीय ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क के लिए चुन लिया गया है। और आगे देखिए कि संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये देखिए कि जो ग्लोबल नेटवर्क G20 समूह है उसकी एक पहल है। भारत ने 2020 में इस पहल का थोड़ा समर्थन वगैरह भी किया था। और ग्लोबल नेटवर्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 121 सदस्य हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय भारत ने ग्लोब नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। अगली खबर देखिए कि भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए BBN समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देख लेते हैं कि भारत जो है अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी BBNG समझौते पर 26 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किया। और इस समझौते में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए हैं और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते को मंजूरी वगैरह भी दे दी है। ठीक है, और इसे उच्च समुद्र संधि यानी हाई सीज ट्रीटी के रूप में जाना जा रहा है। ये ट्रीटी थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि BBNG समझौता ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी देश उच्च समुद्र में समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। और ये जो क्षेत्र है ये आपको बता रहे हैं कि नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और पनडुब्बी केबल तथा पाइपलाइन बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए मतलब हर एक व्यक्ति के लिए यानी कि हर एक देश के लिए खुला रहेगा। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो मतलब कि भारत में BBNG समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। और आगे बता रहे हैं कि इसके तहत जो है ये तीसरा कार्यान्वयन समझौता वगैरह है। और ये भी कह रहे हैं कि ये समझौता 2030 तक दुनिया के 30% समुद्र और ज़मीन को संरक्षित करने के लक्ष्य का समर्थन वगैरह करता है। और इस समझौते को 19 जून 2023 को न्यूयॉर्क में 5वें अंतर सरकारी सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया है। अगली खबर जो आ रही है ये एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है कि भारत का जो पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है वो कहाँ पे खोला जा रहा है। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा 28 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे इसको खोला जा रहा है। ठीक है, और इसे हरियाली और जैव विविधता का नखलिस्तान भी कहा जाता है। जामथा के पास स्थित 8.23 हेक्टेयर में फैला सामाजिक वानिकी हेतु 2.5 हेक्टेयर इस पार्क में 8000 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14.32 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हाल ही में UAE के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अजायद अल नाहयान ये भारत की यात्रा पे रहे हैं। ठीक है, 9 से 10 सितंबर 2024 को। इसमें आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 सितंबर को अबू धाबी के युवराज शेख, जिनका नाम इतना बड़ा सा है, उनको जो है मतलब कि वो आए हैं। इस बैठक में दोनों देशों ने समग्र रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पे बल दिया है और परमाणु ऊर्जा सहित टोटल 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, याद रखिएगा 5 प्रमुख समझौते कौन से हैं बस वही जानिए। पहला तो यही है कि 12 काह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन व रखरखाव के लिए एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर मतलब कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता। दूसरा, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य अभी हाल ही में LNG को लेकर के एक समझौता हुआ है। और तीसरा जो समझौता हुआ है ADNOC और इंडिया स्ट्रैजिक ही तो लिखा हुआ है पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इनके मध्य समझौता हुआ। और गुजरात सरकार तथा अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के मध्य समझौता हुआ। और साथ में किसके मध्य हुआ है, ऊर्जा भारत तथा ADNOC के मध्य समझौता हुआ। ठीक, अभी ये जो 23वां विधि आयोग है इसको लेकर के क्वेश्चन बना हुआ था आरओ में, तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी दी है। कार्यकाल जाने रही है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक था, मतलब 27 तक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी तारीख ही पूछी गई थी, याद रखिए 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक, चलिए
2 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार 23वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक मतलब कि अध्यक्ष होंगे, 4 सदस्य होंगे और अतिरिक्त पदेन तथा अंशकालिक सदस्य भी शामिल होंगे। ये संरचना पूछी जा सकती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा 2024 में ऐसे ही पूछा गया था। किसका? शायद लोकपाल का पूछा गया था। आगे देखिए कि इस आयोग का कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश वगैरह करना है। और 23वां जो विधि आयोग है उसका कार्यकाल आप ध्यान से देख लीजिए, 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। और 22वां विधि आयोग जो है इसे कई महीनों से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा था, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव सहित महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देरी हो रही है। मार्च 2024 में 22वें विधि आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कल इस्तीफा दिया था। अभी देखिए अगली जो खबर आ रही है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की मतलब सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, तो ये कहाँ पे है बन्नेरघट्टा? मेरे ख्याल से ये वहीं बैंगलोर कर्नाटक वगैरह में होना चाहिए, तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये भारत की तीसरी बड़ी सफारी है, मतलब पहली तो है नहीं, तो इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी है। 14 तेंदुए यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखिए, पाए जाते हैं मतलब अभी वर्तमान में है। ये याद रखिएगा कि बन्नेरघट्टा बेंगलुरु के पास अनेकल रेंज की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अनेकल रेंज की पहाड़ियाँ स्थित है। सुवर्ण रेखा नदी की धारा पार्क के जानवरों के लिए जल का जो है वो प्रमुख स्रोत है। तो इतना याद रखिए, बहुत है। यहाँ देखिए भारत का पहला जैविक उद्यान जिसमें एक बाड़बंद वन हाथी अभ्यारण्य भी है, यही बन्नेरघट्टा। ठीक है, 26 हाथी इसमें है। 2006 में उद्यान में भारत के पहले तितली पर्यावास का भी उद्घाटन किया गया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट नहीं पूछा जाता। अगली खबर जो है प्रोजेक्ट अस्मिता आ रही है। ठीक है, तो 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अगले 5 वर्ष के लिए भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना स्टार्ट किया। अभी तो ऐसा लगेगा अस्मिता मतलब महिलाओं से संबंधित कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, ये जो है भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने से लेकर रिलेटेड है। और ये शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास भी माना जा रहा है। और आगे आपसे बता रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा की गई कई पहलों में से एक मानी जा रही है। और इस दौरान 2 अन्य महत्वपूर्ण पहल कौन सी है? बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका भी स्टार्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका का आदिचुंचनगिरी और केरल का चुलन्नुआर मोर अभ्यारण्य घोषित। अरे भैया इतना कठिन नाम है। तो देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनके नाम क्या है? भूपेंद्र यादव, इन्होंने 5 अगस्त 2024 को ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने केरल में चुलन्नुआर और कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी को मयूर अभ्यारण्य यानी मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तो याद रखिए, बहुत कठिन है, एग्जामिनर पूछने से बचेंगे। आगे देखिए, कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित ये जो है मतलब कि ये इसको पहली बार 1981 में अधिसूचित किया गया था और इसे 1999 में अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। वहीं केरल के पड़क्कड़ जिले में स्थित है मतलब कि चूलन्नुआर, इसको 1996 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1963 से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए इसी बात पे फटाफट कमेंट कीजिए, हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, चलिए फाइनली हमारी जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं 1 साल की वो समाप्त हुई और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे पहुंच आए हैं। ठीक है, तो देश विदेश की जो भी रही हैं मतलब कि राष्ट्रीय घटनाएं हैं, मतलब कि भारत देश में जो लोग आए हैं विदेशी भले ही रहे हों, तो उनको भी हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं के मतलब कि विषय में ही सम्मिलित करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई, 1 घंटा 41 मिनट में ही समाप्त हो रही है। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। चीज़ें समझ तभी आई होंगी जब आपने पहले एक आध बार पढ़ा होगा करंट अफेयर। अब एकदम नया नवेला मतलब कि आज ही बिल से निकले हैं, आज ही पढ़ डालेंगे, तब थोड़ा हो सकता है मतलब मुश्किल हो। खैर, आप लोगों ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप लोग डेली वीडियोस को देखते हैं तो उसके लिए डबल वाला थैंक्स। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो अगर लाइक करते हैं तो उसके लिए ट्रिपल थैंक्स, और अगर कमेंट कर देते हैं तो इन्फिनिटिव थैंक्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।